कुछ घंटों के बाद पिग्गी और अन्य लोग अकादमी में वापस आ गए और अकादमी में कहीं प्रोफेसर बंशी मॉर्ग का शोध कार्यालय था। डॉलर्स ने कार्यालय में प्रवेश किया, अपने हाथों को मेज के ऊपर रखा और गुस्से से भरी निगाहों से प्रोफेसर को घूरते हुए पूछने लगी कि उन्होंने उसका लेख क्यों नहीं प्रकाशित किया। उसने सच लिखा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने नाइट ब्लडहाउंड की आलोचना करने वाला लेख प्रकाशित किया है, न कि उसका। प्रोफेसर बंशी, जिसने अपने हाथ आपस में जोड़े हुए थे, उसे घूरते हुए देखने लगे और पूछा कि क्या वह यह इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसे सच नहीं पता। उन्होंने समझाया कि उसका लेख कुछ समूहों के लिए काफी अपमानजनक था, उसे याद दिलाते हुए कि अकादमी ने राजनीतिक रूप से तटस्थ रुख बनाए रखा है। हालांकि वह कुछ हद तक गुस्से में थी, लेकिन वह चुप रही और बिना किसी बाधा के सुनती रही। प्रोफेसर ने दराज से एक लेख निकाला, उसे मेज के ऊपर रखा और अपने हाथ से उसे उसकी ओर सरका दिया। इस लेख में नाइट ब्लडहाउंड पर आतंकवाद फैलाने और क्वो वादीस परिवार में अंधकार लाने का आरोप लगाया गया था। शांत स्वर में उसने फिर से उल्लेख किया कि उसने तथ्यों को वैसे ही लिखा था जैसे वे थे। प्रोफेसर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, आह भरी और तर्क दिया कि उसके पिता कार्डिनल हम्बर्ट ने इन सभी तथ्यों का खंडन किया था और इसके अलावा समाज के प्रमुख व्यक्ति जो भोगों की सूची में थे, उन्होंने भी घोषणा की थी कि जानकारी सच नहीं थी। डोलोरेस की आंखें उदासी और अविश्वास से भर गईं, वह जमीन पर देखने लगी, ये समझाते हुए कि सारी जानकारी भोगों की पुस्तक में थी। प्रोफेसर ने अपना सिर उठाया और शांत भाव से जवाब दिया कि पुस्तक की उत्पत्ति बहुत स्पष्ट नहीं थी। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे कि वह क्वो वादीस की तरफ क्यों था और क्या उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव था। प्रोफेसर की निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वह ये देखकर सतर्क हो गया कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रही थी। वह खड़ा हुआ, अपने हाथ से कुर्सी को एक तरफ खिसकाया और उसे ध्यान से घूरने लगा, ये तय करते हुए कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसे इस लेख को नाइट ब्लडहाउंड द्वारा किए गए भयानक आतंकवादी कृत्य पर केंद्रित करने के लिए कहा गया था, जिससे पता चला कि उसके कारण डीन भी काफी हैरान था। ये सुनते ही डोलोरेस के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह घबराहट में अपना हाथ छूने लगी और उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगी। उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। वह शांत रही। उसने पूछा कि क्या कार्डिनल हम्बर्ट इतने शक्तिशाली थे कि अकादमी के डीन भी मुसीबत में पड़ सकते थे। प्रोफेसर ने अपनी नाक पकड़ी और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि अगर यह केवल कार्डिनल हम्बर्ट होता तो डीन के लिए उसे सुनने का कोई तरीका नहीं होता। डोलोरेस के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। वह सदमे में जाने और यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह चर्च के पोप की मुस्कुराहट की कल्पना करने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि क्वो वादीस में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कार्डिनल हम्बर्ट से बेहतर था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पोप खुद थे। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और एक खाली नज़र से चुपचाप सोचने लगी, भले ही बाकी सभी भ्रष्ट थे। उसे दृढ़ विश्वास था कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी ईमानदारी खो देगा। उसने कई लोगों को ये कहते सुना था कि उम्र बढ़ने के साथ उसका निर्णय थोड़ा धुंधला हो गया था। उसे नहीं पता था कि कार्डिनल हम्बर्ट पोप की आंखों और कानों को चर्च से छिपाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रहा था या नहीं। एक शांत भाव के साथ प्रोफेसर ने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि सबसे पहले उसका लेख अखबार में प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था क्योंकि इसे पढ़ते समय वह ये धारणा बनाने से खुद को रोक नहीं पाया कि वह गुप्त रूप से नाइट ब्लडहाउंड का पक्ष ले रही थी। उसे याद दिला रही थी कि वह एक बुरा व्यक्ति था जिसने आतंकवाद किया था। डॉलर्स आंतरिक क्रोध को महसूस करने से बच नहीं सकी, लेकिन फिर भी उसने कोई भावना नहीं दिखाई। दृढ़ता से सोचती रही कि नाइट ब्लडहाउंड कोई बुरा व्यक्ति नहीं था,
बल्कि बुरे लोग वो वादिस और परिवार के भीतर छिपे हुए राक्षस थे। एक दिन पहले, जाने से पहले, विकर ने उसे बताया कि दुनिया में अभी भी राक्षस बचे हुए हैं। वह अकेले एक कठिन लड़ाई लड़ रहा था और भविष्य में और भी बहुत कुछ होने वाला था। आज प्रोफेसर बंशी से बात करने के बाद उसे लगा कि वह जानती है कि नाइट ब्लड हाउंड ने लोगों को बताए बिना राक्षसों को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। उसने शिक्षक की ओर पीठ की और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। वह उसकी ओर देखने लगा और उसे इस बारे में और न जानने के लिए कहा। उसने अपने हाथ से दरवाजा खोला और ऐसा न करने का वादा किया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उसने नाइट हाउंड की मदद करने का भी फैसला किया ताकि वह अकेले न लड़े। ट्यूडर, जो अपनी बाहें फैला रहा था, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह सांचो के बगल में चलने लगा और थकान के कारण अपनी बाहें फैलाते हुए उसने बताया कि उसे क्लास गए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब वह थक चुका था। अब उसे पता था कि उसके लिए स्वयंसेवा कार्य एक अच्छा विकल्प क्यों था। सांचो, जो उसके बगल में था, उसे भ्रमित निगाहों से देखने लगा, सोचते हुए कि यह आदमी बहुत अजीब है। उनके सामने पिग्गी था, एक खुशनुमा भाव के साथ। वह विकर की ओर मुड़ा और वादा किया कि अगली बार साथ चलेंगे। विकर बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप चलने लगा। ट्यूडर हमारे लड़के के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक दयालु नज़र से बताया कि आज वह निफ्टली का अभ्यास करने जा रहा है, और पूछा कि क्या वह उनके साथ जाना चाहता है। विकर ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा। खोई हुई नज़र से उसने जवाब दिया कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और कुछ समय अकेले बिताना पसंद करता है। ये सुनते ही ट्यूडर की नज़र डर और भ्रम से भर गई। उसे नहीं पता था कि विकर अकेले समय क्यों बिताना चाहता था। एक खुशनुमा भाव के साथ पिग्गी ने अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। विकर के साथ कमरे में जाने का फैसला किया। सांचो का ध्यान, जो उनके पीछे था, पिग्गी पर केंद्रित था। ट्यूडर ने बेचारे पिग्गी के मुंह को अपने हाथ से ढकना शुरू कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ विकर को अकेला छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अकेले समय महत्वपूर्ण था। बेचारा पिग्गी कुछ उलझन में पड़ गया। शांत और खोए हुए भाव के साथ हमारे लड़के ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ समय बाद विकर अपने बेडरूम में गया और दरवाजा बंद कर दिया। वह मेज के सामने बैठ गया और अपने हाथों का उपयोग करके उसने बैकपैक खोलना शुरू कर दिया। वह उस दिन से शांत महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसके पास अकेले रहने का समय नहीं था और वह खुद को ठीक से व्यवस्थित भी नहीं कर पाया था। खोई हुई निगाहों से उसने अपने बैकपैक को देखना शुरू कर दिया। संत के आशीर्वाद से वह जिस तलवारबाज के स्तर पर पहुंचा था, वह फीका पड़ गया था, क्योंकि उस दिन के बाद वह एक सर्वोच्च स्नातक बन गया था। लेकिन आखिरकार तलवारबाज के स्तर का अनुभव करना उसके लिए अच्छा था। उसने बैकपैक में हाथ डाला और इधर उधर टटोलना शुरू कर दिया। और इस लड़ाई से सबसे बड़ा इनाम वह था जो उसने शूरवीरों के खिलाफ लड़ाई करते हुए प्राप्त किया था। उसने डेंटालियन के रक्षकों के पास मौजूद मुखौटे निकाले। ये चमड़े की बोरियां थीं, और जब 4 बोरियां एक साथ आईं, तो उन्होंने एक बड़ा मुखौटा बनाया, और हमारे लड़के की याददाश्त के अनुसार यह अवशेष कुछ खास था। मुखौटों को जोड़ने के बाद ये कुत्ते के चेहरे वाले मुखौटे में बदल गया। ये मानव चेहरों का मुखौटा था और रैंक O+ के दिल की गहराई से जानवर के रूप में मानव चेहरा कहा जाता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे बेलजेबब की राक्षसी तलवार के बराबर एक अवशेष मिलेगा। उसने पीछे हटने से पहले एक किताब में देखा था कि यह एक मुखौटा था जिसकी शक्ति जितनी अधिक अपने लोगों को मारती थी उतनी ही मजबूत होती जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि जितने अधिक लोगों को उपयोगकर्ता मारता था, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता जाता था, और इसके अलावा इसमें रिकवरी और आभा संचय का एक अकथनीय स्तर था। विकर ने बैकपैक से मुखौटा निकाला और उत्सुक नज़र से इसे देखना शुरू किया। उसने इसे आजमाने का फैसला किया।
और यह मानने के बावजूद कि यह लिखा था कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके लिए जोखिम उठाना बेहतर था। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना उसने मास्क लगाया और उसकी आंखें खून के प्यासे हत्यारे की तरह हो गईं। उसकी प्रतिरोधक क्षमता और आभा, जो डेंटालियन के साथ लड़ाई के दौरान खत्म हो गई थी, वापस आ गई थी। दलदली सैलामेंडर की पुनर्योजी क्षमताओं के विपरीत, जो अंगों को पुनर्जीवित करने में उत्कृष्ट थे। इस मास्क ने हमारे लड़के की सहनशक्ति और थकान को बहाल कर दिया। विकर को अब लगा कि वह एक अंधेरी जगह में था। वह सतर्क हो गया और उसकी नज़र एक तरफ टिक गई। उसे एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। अब टेबल बहुत बड़ी लग रही थी। विकर का ध्यान बैकपैक पर केंद्रित था। उसे नहीं पता था कि उसकी नज़र इतनी कम क्यों हो गई थी। और इसके अलावा अब उसकी दृष्टि काले और सफ़ेद रंग में थी। वास्तविकता ये थी कि हमारा लड़का एक प्यारे कुत्ते में बदल गया था, और अब उसके कपड़े उस पर कुछ बड़े लग रहे थे। विकर की आंखें भ्रम से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि ये मास्क का उपयोग करने के साइड इफ़ेक्ट थे। वह कुर्सी से उतर गया और गोल गोल दौड़ने लगा। अगर उसका शरीर सामान्य नहीं हुआ तो वह गंभीर संकट में फंस जाएगा। उसे जल्द से जल्द मुखौटा उतारना था। धीरे धीरे विकर की विधि प्रभावी होने लगी और मुखौटा उतरने लगा। यह महसूस करते हुए वह उलझन में जमीन पर देखने लगा। कुछ ही सेकंड में मुखौटा उसके शरीर से अलग हो गया, जिससे वह सामान्य हो गया। उसने अपने हाथ को देखना शुरू किया और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर गईं। अगर वह मुखौटा हटाने की इच्छा दिखाता तो वह उतर जाता। मुखौटा जमीन पर गिर गया और हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। अगर मुखौटा हमारे लड़के को किसी भी समय कुत्ते में बदलने की क्षमता रखता था, तो उसे एहसास हुआ कि यह एक साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा एक सबएबिलिटी थी। सौभाग्य से ऐसा कोई नियम नहीं था कि जानवरों को अकादमी के छात्रावास के अंदर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए धन्यवाद। वह यहाँ आसानी से मुखौटा का उपयोग कर सकेगा। उस पल उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। उसका ध्यान टेबल के ऊपर रखे खुले बैग पर केंद्रित हो गया। विकर उत्सुक हो गया। उसे नहीं पता था कि यह ऊर्जा कहाँ से आ रही है। हमारे लड़के ने बैग के अंदर अपना हाथ डाला और एक अंडा निकाला जो फूट रहा था। उसने निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अंडे को ध्यान से देखा, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और याद किया कि यह मैडम का अंडा था और इस समय की हलचल अंडे सेने का संकेत थी। इससे पहले खेलते समय पेरी ने अंडे को पानी में गिरा दिया था। 8 पैरों वाली मैडम एक बहुत ही उच्च स्तरीय राक्षसी थी, जिसके साथ लड़ाई के दौरान हमारा लड़का कई बार लगभग मर चुका था। यहाँ तक कि नरक पर शासन करने वाले प्राचीन राक्षसों के लिए भी उससे निपटना मुश्किल था। एक कहानी यह भी थी कि उसके जैसे राक्षसों को रसातल की गहराई के एक कोने में रहने की गारंटी दी गई थी। इस राक्षस के वंशजों में से एक अब जाग रहा था। उस पल धीरे धीरे अंडे से एक छोटी मकड़ी निकलने लगी। कई सेकंड बाद अंडा पूरी तरह से फूट गया और एक छोटी और प्यारी मकड़ी निकली, जो अपनी माँ से बहुत अलग थी। एक कोमल नज़र से छोटी मकड़ी हमारे लड़के को देखने लगी। विकर ने मकड़ी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह रुई की गेंद जैसी दिखने वाली छोटी सी चीज़ मैडम की बच्ची थी। छोटी मकड़ी रोने लगी और ये देखकर विकर का दिमाग उलझन से भर गया। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह रोना कुछ ऐसा था जो उसने भेड़ियों से सीखा था जब अंडा गहरे जंगल में था। छोटी मकड़ी की आंखें उदासी से भर गईं और फिर वह रोने लगी और उसकी ताकत खत्म हो गई और ये देखकर हमारे लड़के को एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने अपने बैग में रखा कुछ मांस निकाला, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और मेज पर रख दिया। छोटी मकड़ी मेज पर कूद गई और अपना शरीर हिलाने लगी। विकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा था कि वह अपनी माँ की तरह ही मांस खाती है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि बच्चे मांस नहीं खाते। मकड़ी वापस विकर के हाथ पर चढ़ गई और भूख के कारण उसे चक्कर आने लगा।
शांत भाव से उसने इस अवसर का लाभ उठाकर गहरे जंगल से एक एस रैंक राक्षस को पालने का फैसला किया। लेकिन अभी उसे कुछ खाना खोजने की जरूरत थी। उसने छोटे मकड़ी को अपने कपड़ों में छिपाया, अपने कमरे से बाहर निकला और दालान में चलना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह एक कोने को मोड़ने वाला था, किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। किसी ने एक आम आदमी से अकादमी के पानी को गंदा न करने के लिए कहा। हमारा लड़का दीवार के पीछे छिप गया और कोने से अपना सिर झांका। बेचारे पिग्गी के सामने कई डरावने लड़के खड़े थे। पोनीटेल वाले लड़के ने पिग्गी को कंधे से पकड़ लिया और मुस्कुराने लगा। और ये देखकर बेचारा पिग्गी घबरा गया और डरने लगा। जबकि दूसरी तरफ बैंगनी बालों वाला आदमी, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उसे चुपचाप घूरने लगा। वह फायर कॉप्स के लेवथान से ग्रेनुएल था, जो साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 परिवारों में से एक था। वह लेवथान परिवार से था, जो एक बेहद जहरीला साधु था। विकर ने सुना था कि वह फायर कॉप्स का प्रथम वर्ष का उपाध्यक्ष था और उसे सबसे घमंडी व्यक्ति माना जाता था। पिग्गी ने अपने हाथ से उसकी गर्दन को छूना शुरू कर दिया और एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और माफी मांगते हुए और यह बताते हुए कि वह बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम में आया था और उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, दूर जाने लगा। पहले तो वे चुप रहे, लेकिन तभी ग्रेनुएल और उसका दोस्त पिग्गी के सामने आ गए और उसे तीखी नज़र से देखने लगे। पोनीटेल वाले लड़के ने ग्रेनुएल के सामने अपना हाथ रखा, उसे कुछ न करने का इशारा किया और घमंडी भाव से पिग्गी को आम आदमी कहा और पूछा कि वह कहाँ जाने की योजना बना रहा है। ग्रेनुएल पिग्गी के पास गया और ये देखकर क्रोधित हुआ कि इतने साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने बारे में इतना सोचता है। उसके लिए पिग्गी जैसे लोगों के साथ अकादमी जाना घिनौना था। उसने पूछा कि क्या उसे एहसास है कि यह उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए कितना बड़ा अपमान है, जो 7 महान परिवारों का वंशज है। पिग्गी की आंखें डर से भर गईं। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। एक अभिमानी नज़र से ग्रेनुएल ने उल्लेख किया कि उसका अस्तित्व इस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे अकादमी छोड़ने के लिए कहा। वह कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि पिग्गी के दोस्त कैसे होंगे। सोच रहा था कि वे बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे। ये सुनकर पिग्गी की निगाहें गुस्से से भर गईं। वह इस कमीने को अपने दोस्तों का अपमान करने की अनुमति नहीं दे सकता था। बिना एक सेकंड गंवाए उसने ग्रेनुएल को कॉलर से पकड़ लिया और ये देखकर वह क्रोध में अपने दांत कसने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक आम आदमी ऐसा कर रहा है। क्रोध ने पिग्गी के दिमाग को खा लिया और एक तीखी नज़र से उसने ये स्पष्ट कर दिया कि उसे परवाह नहीं है कि वे उसके बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन वह किसी को भी अपने दोस्तों का अपमान नहीं करने देगा। ग्रेनुएल ने चुपचाप पिग्गी के व्यवहार को देखना शुरू किया और फिर उसके चेहरे पर नसें दिखाई दीं। क्रोधित नज़र से उसने पूछा कि क्या पिग्गी ने वास्तव में सोचा था कि वह इसके बाद उसे अकेला छोड़ देगा। अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने पिग्गी को पीछे धकेल दिया, अपने दोस्त की ओर मुड़ा और उसे कुचलने का आदेश दिया। यह आदेश सुनते ही उसके दोस्त ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। पिग्गी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को वार के लिए तैयार कर लिया, लेकिन कई सेकंड बीत गए और वह कभी नहीं मारा गया। यह जिज्ञासा से ग्रस्त होकर उसने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दीं। ये ट्यूडर था जिसने ग्रेनुएल के अधीनस्थ के हमले को रोका था। वह पिग्गी की ओर मुड़ा और चिंतित नज़र से पूछा कि क्या वह ठीक है। उस पल किसी मजबूत व्यक्ति ने ग्रेनुएल के दूसरे दोस्त के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा, जिससे लड़का घबरा गया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ये सांचो था। उसने लड़के के सिर को मजबूती से पकड़ लिया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं, ये प्रकट करते हुए कि अगर वे ताकत का परीक्षण करना चाहते थे तो उन्होंने गलत प्रतिद्वंद्वी को चुना था। लड़का दर्द से चीखने लगा। ये देखकर पिग्गी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्यूडर और सांचो उसका बचाव कर रहे थे।
पिंगी जमीन पर गिर गया और उसी पल विकर उसके पीछे दिखाई दिया और उसे खड़े होने में मदद करने के लिए अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। विकर को देखकर पिंगी अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विकर भी उसका बचाव करने आया था। ट्यूडर को देखते ही ग्रेनुएल अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाया और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। ट्यूडर, सांचो और विकर एक तीखे भाव के साथ पिग्गी के बगल में खड़े थे। ट्यूडर को आखिरकार समझ में आ गया कि पिग्गी को लौटने में इतनी देर क्यों लग रही थी। सांचो ने ग्रेनुएल को गौर से देखना शुरू कर दिया और पिग्गी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। ट्यूडर की आंखें क्रोध से भर गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ग्रेनुएल ने उसके दोस्त को छूने की हिम्मत की थी। ये सुनकर पिग्गी घबरा गया। सांचो ने अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी और लड़ने के लिए तैयार एक तीखे भाव दिखाने लगा, जबकि दूसरी तरफ हमारे लड़के ने कोई भावना नहीं दिखाई। यह वीडियो का अंत है। जब सूरज की रोशनी खिड़की से दालान में प्रवेश कर रही थी, ट्यूडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप फर्श को देखने लगा। सांचो ने बिना कोई हरकत किए अपनी बाहें पार कर लीं। पिंगी और विकर चुप रहे, जिससे माहौल में तनाव पैदा हो गया। ग्रेनुल ने उन्हें घमंडी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने कहा था कि आप किसी व्यक्ति के स्तर को उसके साथ घूमने वाले लोगों को देखकर जान सकते हैं, और अपने साधारण दोस्तों को देखकर वह ट्यूडर के स्तर को जान सकता है। अपने मन में क्रोध से भरे होने के बावजूद ट्यूडर ने शांत रहने की कोशिश की और तीखी नज़र से पूछा कि क्या वह भूल गया है कि उसने उसे सिखाया था कि अकादमी में कुलीनों और साधारण लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। ग्रेनुल ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा था, जिससे पता चला कि वह सिर्फ एक व्यक्ति था जो रात के ब्लडहाउंड की घटना के दृश्य पर था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था। सांचो की आंखें, जैसे वह अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, उलझन से भरी हुई थी। न जाने कैसे इस आदमी को ये पता था। ट्यूडर की अभिव्यक्ति क्रोध से आश्चर्य में बदल गई। एक शांत नज़र के साथ उसने जवाब दिया कि वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह उस समय सो रहा था। ग्रेनुल के अधीनस्थों की आंखें क्रोध से भर गईं और उन्होंने मुखौटे लगाने शुरू कर दिए। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसके शरीर से एक जहरीली गैस निकलने लगी। उसने ट्यूडर को गौर से देखा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ कहा कि हारने वालों के पास हमेशा बहाने होते हैं। अगर वह वहां होता तो वह रात के ब्लडहाउंड को पकड़ लेता। पलक झपकते ही उसके शरीर से बड़ी मात्रा में जहरीली गैस निकलने लगी, जो पूरे कमरे में फैलने लगी। ये देखकर पिग्गी की आंखें डर से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ट्यूडर, जो पास में खड़ा था, ग्रेनुल को देखने लगा और यह जाने बिना कि यह आदमी क्या करने की योजना बना रहा था, सतर्क हो गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखा और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। उसने पूछा कि क्या ग्रेनुल अकादमी के अंदर अपने कौशल दिखाने का इरादा रखता है। विकार, जो पीछे था, ने गैस का निरीक्षण करना शुरू किया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह लकवा मारने वाला जहर था। उस पल हमारे लड़कों के कपड़ों से छोटी मकड़ी निकली और उसका ध्यान गैस पर केंद्रित हो गया। उसके स्पर्श को महसूस करते ही विकार मदद नहीं कर सका और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, भ्रमित हो गया। पलक झपकते ही पूरा कमरा गैस से भर गया। ग्रेनुल, जिसकी आंखें क्रोध से भरी थीं, ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और एक तीखी नज़र से दिखाया कि वह केवल खेल रहा था। वह केवल उनके और उसके बीच के स्तर में अंतर का प्रदर्शन कर रहा था। उसके अधीनस्थ, जो मुखौटे पहने हुए थे और उसके पीछे खड़े थे, एक तीखी नज़र दिखाने लगे, हमला करने के लिए तैयार। ग्रेनुल चाहता था कि वे स्थिति और निराशा में अंतर महसूस करें। पिग्गी ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढकना शुरू कर दिया। सांचो ने अपनी उंगली से अपनी नाक को दबाना शुरू कर दिया और उसका ध्यान ग्रेनुल पर केंद्रित हो गया, बिना ये जाने कि यह आदमी क्या करने की योजना बना रहा था।
ट्यूडर की आंखें, जिसने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा था, चिंता से भर गईं, जिससे उसने अपने दांत कस लिए, यह महसूस करते हुए कि यह अच्छा नहीं था। छोटी मकड़ी, जो भूखी थी, ने अपना मुंह खोला और खाने के लिए तैयार हो गई। उस पल उसने कमरे में मौजूद लकवा मारने वाले जहर को निगलना शुरू कर दिया। हमारा लड़का सदमे में था, बिना ये जाने कि क्या हो रहा था। छोटी मकड़ी इतनी तेजी से गैस निगल रही थी कि ट्यूडर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विकर ने उसे आश्चर्यचकित भाव से देखना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैडम की संतान तेजी से जहरीली धुंध को अंदर ले रही थी, उसे दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचाने के लिए। विकर ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका मुख्य भोजन जहर खा रहा था। ट्यूडर, जिसे लगा कि वह मरने वाला है, ने अपनी आंखें खोलीं, और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसकी निगाहें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं। पलक झपकते ही छोटी मकड़ी ने सारा जहरीला कोहरा खा लिया। अब कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ट्यूडर, सांचो और पिग्गी कुछ हद तक भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। ट्यूडर बिना किसी कारण के डर गया था, लेकिन सौभाग्य से ग्रैनुल के पास भी सामान्य ज्ञान था। ग्रैनुल के अधीनस्थ सदमे में थे और ये देखकर डरे बिना नहीं रह सके कि जहरीला कोहरा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ग्रैनुल की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं। वह सदमे में जाने और पसीना बहाने से बच नहीं सका, बिना ये जाने कि अभी क्या हुआ था। विकर ने छोटी मकड़ी को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और वह डकार लेने लगी, जिससे हमारे लड़के के कॉलर से थोड़ा सा जहर बाहर आ गया। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। ग्रैनुल की नज़र उस पर टिकी हुई थी। उसे लगा जैसे सारा कोहरा हमारे लड़के ने सोख लिया हो। उसे नहीं पता था कि उसने गलत देखा है या नहीं। उसने अपनी बाहें क्रॉस कीं, अपनी आंखें बंद कीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रसातल से भी गहरी उदारता दिखाई थी, और बर्फ के कोर से बेवकूफ़ों पर इसका इस्तेमाल करना जहर की बर्बादी थी जो दिमाग के बजाय मांसपेशियों से भरे थे। ट्यूडर उसकी ओर चलने लगा और एक शांत भाव के साथ समझाता है। उसने कहा कि उसे पता है कि वह लंबे समय से उन पर नज़र रख रहा था। वह उसके पास गया, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसे एक तीक्ष्ण नज़र से सीधे घूरना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि क्या वह निष्पक्ष परिस्थितियों में लड़ना नहीं चाहता। ग्रैनुल की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने भी उसी नज़र से देखा और चुपचाप सोचने लगा। क्रोध से भरी नज़र से ट्यूडर ने बताया कि मध्यावधि टीम प्रतियोगिता होने वाली थी और सबसे कम स्कोर वाली टीम को नग्न अवस्था में अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाना होगा। ग्रैनुल शांत रहा और एक शांत भाव से स्वीकार कर लिया। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उन्हें अलविदा कहने लगा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये देखना अच्छा प्रशिक्षण होगा कि वे कैसे हारने वाले हैं। धीरे धीरे जब वह दूर जा रहा था, ट्यूडर चुपचाप देखता रहा, प्रतियोगिता के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिंगी, जिसका मन अपराधबोध से भरा हुआ था, उसके पास आया, जमीन की ओर देखने लगा और उदास निगाहों से उसने माफी मांगी। ये सुनकर ट्यूडर अपनी मदहोशी से बाहर आया और शांत भाव से समझाया कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि वह ग्रैनुल के अहंकार को कुचलने जा रहा था। पिंगी की आंखों में आंसू भर आए। वह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का विशेषज्ञ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह प्रतियोगिता के दौरान किसी काम आएगा या नहीं। एक दयालु मुस्कान के साथ ट्यूडर ने पिंगी के कंधे पर हाथ रखा और उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ हद तक बुद्धिमान था और उसके पास बेहतरीन अवलोकन कौशल था। सभी लोग गलियारे से नीचे चलने लगे और रास्ते में ट्यूडर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ समझाया कि चूंकि वे मध्यावधि टीम प्रतियोगिता में 4 होने जा रहे थे, इसलिए सांचो और वह मोहरा होंगे, पिंगी मध्य कमांडर होगा और विकिर, जो धनुष में माहिर है, पीछे के गार्ड की देखभाल करेगा। इसलिए उच्च स्कोर प्राप्त करना आसान होने वाला था। ये सुनते ही पिग्गी की आंखें उत्साह से भर गईं।
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सांचो ने पिग्गी को देखना शुरू किया और उसकी मुस्कान देखकर वह आंतरिक शांति महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस बीच दूसरी तरफ हमारा लड़का चुप रहा। वे ग्रैनुल जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हारने को तैयार नहीं थे। पिग्गी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और प्रशंसा से भरी थीं। लेकिन विकिर ने उसकी मुस्कान तोड़ दी। उसने अपना हाथ उठाया और एक ठंडे भाव के साथ समझाया कि उसका पहले से ही एक दोस्त है जिसके साथ उसने टीम प्रतियोगिता के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया है। इसलिए वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। ट्यूडर चौंक गया, पीछे मुड़ा और एक हैरान भाव के साथ पूछने लगा कि क्यों। विकिर ने अपनी उंगली से छत की ओर इशारा करना शुरू किया और फिर से दोहराया कि उसका एक दोस्त है जिसके साथ उसने एक टीम बनाने का फैसला किया है। पिग्गी घबरा गया। उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया और एक उलझन भरी नज़र से पूछा कि क्या विकिर उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। जिस पर उसने जवाब दिया कि वादे महत्वपूर्ण हैं। सभी लोग विकिर पर गुस्सा हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि वह स्थिति पर ध्यान दे। अगर वे हार गए तो उन्हें अकादमी में नग्न होकर भागना होगा। विकिर ने कोई भावना नहीं दिखाई, दूसरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बाद यह एक अद्भुत दिन था। सूरज आसमान में चमक रहा था। अकादमी के सभी छात्र स्टेडियम गए। छात्रों की आंखें उत्साह से भरी थीं और हर कोई प्रतियोगिता शुरू होने के लिए उत्सुक था। कई छात्र दरवाजे से बाहर निकले। ये ट्यूडर की टीम थी। एक आदमी ढाल लिए हुए था। एक महिला एक कर्मचारी के साथ थी और एक अन्य व्यक्ति एक क्रॉसबो लिए हुए था। सभी ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया क्योंकि वह शाही राजधानी का गौरव थी। मैदान में प्रवेश करते ही ट्यूडर की आंखें भावना और गंभीरता से भरी हुई थीं। उसके शरीर के चारों ओर एक नीला अवरोध दिखाई दिया। कोलोसियो अकादमी की आंशिक परीक्षाएं जनता के लिए खुली थीं। आंशिक परीक्षा के लिए कुल 3 विषय थे। पहला टीम टेस्ट जो रक्षा का मूल्यांकन करने के लिए था। दूसरा व्यक्तिगत टेस्ट आक्रामक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए था और अंत में लिखित परीक्षा थी जिसमें हर साल कई छात्र पास होने के लिए संघर्ष करते थे। आज होने वाले रक्षा परीक्षण में स्टेडियम में होलोग्राफिक जादू का उपयोग करके एक कालकोठरी बनाई गई थी जिसमें उन्हें मिट्टी के गोलेम पर होलोग्राफिक जादू लागू करके बनाए गए काल्पनिक राक्षसों के खिलाफ लड़ना था। जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही मिट्टी से बनी विशालकाय चींटियां जमीन से निकल आईं। विशालकाय ढाल को ले जाने वाला आदमी टीम का टैंक था। वह हमलों को रोकने के लिए सबसे आगे खड़ा था। डॉलर्स ने खुद को उसके पीछे खड़ा किया, अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्रॉसबो ले जाने वाला लड़का हमला करने के लिए तैयार हो गया, जबकि जादू की छड़ी पकड़े लड़की ने एक आग का गोला बुलाया और लंबी दूरी की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जादुई ढाल छात्रों के पूरे शरीर को ढकने वाली थी और जब उन्हें एक निश्चित मात्रा में प्रभाव प्राप्त होता तो उन्हें हुई क्षति दूर के पैनल पर प्रदर्शित होती। छात्रों ने राक्षसों की लहर से खुद को बचाने के लिए 4 लोगों की एक टीम बनाई और परीक्षण प्रदर्शन, उनके योगदान और वे कितने समय तक प्रतिरोध करने में सफल रहे के आधार पर मापा गया। लड़ाई शुरू हुई और डॉलर्स ने उनके पीछे एक बड़ा जादुई घेरा बुलाया। राक्षसों द्वारा मारे जाने पर छात्रों को दिए गए एचपी अंक काट लिए जाते थे और जब उनके एचपी अंक 0 हो जाते थे तो परीक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता था। 3 राउंड थे, प्रत्येक 20 मिनट का। यदि कोई कुल 60 मिनट तक जीवित रहता तो उसे पूर्ण स्कोर प्राप्त होता। दर्शकों ने उत्साह के साथ उसकी टीम का उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया और इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रेड तीसरे वर्ष के छात्रों से आया था। अधिक सटीक रूप से स्कूल अध्यक्ष डॉलर्स की टीम से, जो 58 मिनट तक टिके रहने में सफल रहे थे। तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड हासिल किया। उनकी टीम के सदस्य बैठे हुए और थके हुए थे। डॉलर्स अकेली थी जो अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसके सारे कपड़े खरोंचों से भरे हुए थे। थकी हुई निगाहों के साथ वह जोर जोर से सांस लेने लगी।
कहीं और पिग्गी थी, जो आश्चर्यचकित भाव से नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि चौथे वर्ष के छात्र परीक्षा नहीं दे रहे थे। उन्हें यकीन था कि डॉलर्स की सीनियर टीम सबसे अच्छी टीम होगी और मिड टर्म टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगी। उनके पीछे सांचो था, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसके बगल में ट्यूडर था, जिसने भाला उठाया हुआ था। पिग्गी, जो नोटबुक में नोट्स लिख रहा था, ने बताया कि आमतौर पर तीसरे वर्ष के छात्र तीसरे राउंड में पहुंचते हैं और दूसरे वर्ष के छात्र दूसरे राउंड में पहुंचते हैं, इसलिए वे पहले वर्ष के छात्र के रूप में, अगर वे 20 मिनट तक टिके रहे, तो शीर्ष पर होंगे। मुस्कुराते हुए ट्यूडर ने जवाब दिया कि वे इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। उन्होंने एक प्रसन्न भाव के साथ प्रतियोगिता का अवलोकन करना शुरू किया और समझाया कि अगर वे ग्रैनुएल के अहंकार को कुचलना चाहते हैं, तो उन्हें कम से कम दूसरे राउंड के आधे रास्ते तक पहुंचने की जरूरत है। सांचो ने भी मुस्कुराते हुए प्रतियोगिता का आनंद लेना शुरू कर दिया। उस समय कोई व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ रखे हुए दिखाई दिया और उसने बताया कि वह उनके साथ रहने वाली है, इसलिए अब कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर उनका ध्यान उसकी ओर गया। ये बियांका थी, जिसने अपने हथियार के रूप में धनुष धारण किया हुआ था। वह उनकी ओर चलने लगी और अपने बालों को अपने हाथ से छूते हुए ट्यूडर से कहा कि वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाए ताकि राक्षस उस पर ध्यान केंद्रित न करें। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि वह सभी राक्षसों का शिकार करने जा रही थी। ट्यूडर की आंखें असुरक्षा से भर गईं। उसे नहीं पता था कि उस पर भरोसा करना है या नहीं। एक शांत भाव के साथ उसने उल्लेख किया कि टीमवर्क का मतलब राजकुमारी होना और 3 नौकर रखना नहीं है। अगर वह हार गया तो उसे कपड़े उतारने होंगे, इसलिए उसने उसे इसे गंभीरता से लेने के लिए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वह उसे नग्न नहीं देखना चाहती क्योंकि उसकी आंखें सड़ जाएंगी। फिर उसने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा। सांचो शांत रहा और अपना संयम नहीं खोया। उसने गंभीर भाव से समझाया कि उन्हें युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ना होगा। ट्यूडर और बियांका ने एक दूसरे की ओर पीठ कर ली। पिग्गी की आंखें भ्रम से भर गईं, और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ट्यूडर और बियांका के बीच गुप्त रूप से खराब संबंध थे। उसका ध्यान आसमान पर था और उसके दिमाग में कई सवाल भरे हुए थे। उसे नहीं पता था कि विकर दूसरी टीम में क्यों चला गया। स्टेडियम में कहीं और हमारा लड़का था। गंभीर भाव से उसने फिर से उल्लेख किया कि उसे ये पसंद नहीं है कि लोग उसे नोटिस करें। उसने अपनी पीठ पर एक धनुष रखा हुआ था। विकर ने अपनी बाहें पार कीं और गंभीर भाव से समझाया कि कुछ हुआ था और उसे कुछ ध्यान मिला था। इसलिए अगर उसे इससे ज्यादा मिला तो ये बुरा होगा। इसलिए उसने अपनी टीम के अन्य सदस्यों को पागल होने की अनुमति दे दी ताकि उसे कुछ भी न करना पड़े। उसके सामने सुनहरे बालों वाले 3 लड़के थे। वे तीनों जुड़वां थे, जिन्होंने विकर की रक्षा करने का वादा किया ताकि उसे कुछ भी न करना पड़े। हाइबोरो, मिडिलबोरो और लोबोरो की आंखें उत्साह से भरी थीं, और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। उनका ध्यान विकर पर था, और वे शर्माए बिना नहीं रह सके क्योंकि यह उनके मालिक द्वारा उन्हें दिया गया पहला मिशन था, इसलिए उन्हें इसे अच्छे से करना था। जब ट्यूडर, सांचो और पिग्गी ऊबकर इंतजार कर रहे थे, तभी सफेद जूते पहने कोई दिखाई दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे जानते थे कि ट्यूडर ने अपने साधारण दोस्त को छोड़ दिया है और उषा परिवार से बियांका को ले लिया है। जीतने के लिए यह एक स्वाभाविक निर्णय था। ग्रैनवेल दूसरे वर्ष का छात्र था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे यकीन था कि उनके लिए जीतना असंभव होगा, लेकिन वह थोड़ा नाराज भी था क्योंकि उन्होंने टीम में किसी नए व्यक्ति को भी भर्ती किया था। सफेद बालों वाले किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या वह भयावह रूप से मुस्कुराना बंद कर सकता है। कुछ हद तक नाराज, ग्रैनवेल ने पलटकर गुस्से से कहा कि उसे स्वीकार किए जाने के लिए आभारी होना चाहिए। उसे एक आम आदमी कहा। ये सिंक्लेयर थी।
उसने अपनी मुट्ठी भींची और आश्चर्य से जवाब दिया कि उसे ऐसा करने का मन नहीं है, लेकिन टीम के साथी के रूप में वे एक दूसरे के ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं। उसने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और ठीक से नहीं बोल पाए। ग्रैनवेल का नाम लेना, कुछ ऐसा जिससे वह क्रोधित हो गया। वह इधर उधर देखने लगी, नहीं जानती थी कि विकर कहाँ है। ग्रैनवेल के अधीनस्थ उसे देखने लगे और सोचने लगे कि वह कोई बहुत अजीब व्यक्ति है। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसे दृढ़ विश्वास था कि प्रथम वर्ष के छात्रों में पहला स्थान उनका था। वे टीम 69 थे। विकर की टीम 108 थी। हाईबोरो, मिडलबोरो और लोबोरो ने तलवारों को हथियार के रूप में रखा था, जबकि हमारे लड़के ने धनुष रखा था। ट्यूडर की टीम 109 थी। जब बियांका अपने हाथ से दर्शकों की ओर लहरा रही थी, ट्यूडर ने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ तय किया कि अब शुरू करने का समय आ गया है। यह वीडियो का अंत है। दर्शक पागल हो गए और सभी छात्र अपनी पसंदीदा टीमों के लिए जयकार करने लगे। जब एक टीम ने मैदान में प्रवेश किया, तो राक्षसों को भागने और दर्शकों पर हमला करने से रोकने के लिए रिंग के चारों ओर एक नीला अवरोध दिखाई दिया। विकिर, जो खोई हुई निगाह से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, जमीन की ओर देखने लगा, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन में अकादमी की परीक्षा देखने की याद नहीं थी। वह केवल इतना जानता था कि एक को लड़ने की जरूरत है, लेकिन राक्षसों के खिलाफ ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। हाय ब्रो, जो उसके बगल में खड़ा था, ने ये देखा और तीनों भाई कुछ हैरान थे। नहीं जानते थे कि विकिर इतने गहरे विचारों में क्यों डूबा हुआ था। एक दयालु मुस्कान के साथ हाय ब्रो ने हमारे लड़के की ओर अपना हाथ बढ़ाया और ये देखते हुए कि उसे परीक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, समझाया कि स्टेडियम में प्रवेश करते ही वर्चुअल रियलिटी मैजिक सर्कल सक्रिय हो गया था और आसपास का वातावरण एक कालकोठरी जैसा कुछ बन गया। जब राक्षसों का झुंड उमड़ पड़ा, तो परीक्षा शुरू हुई। स्टेडियम के अंदर मिट्टी की चींटियों का एक झुंड निकला, जो जहरीली गैस का पर्दा छोड़ रहा था। लड़ रहे छात्रों ने धुएं को अंदर लेने और मरने से बचने के लिए अपनी नाक ढक ली थी। नियम सरल थे। किसी को केवल तब तक सहना था जब तक कि उनका HP 0 न हो जाए। राक्षसों द्वारा छोड़ा गया जहर पतला असली जहर था, इसलिए भले ही किसी पर शारीरिक हमला न हुआ हो, उन्हें जहर से सावधान रहना था, क्योंकि यह उनके HP पॉइंट को खत्म कर सकता था। ये सुनकर विकिर अपनी मदहोशी से बाहर आया, मुड़ा और शांत भाव से पूछा कि क्या वे वास्तव में जहर का इस्तेमाल कर रहे थे। हाइब्रो ने उल्लेख किया कि उसने सुना था कि जब कोई दुर्घटना होती थी, तो अकादमी के प्रशिक्षक जादू को निष्क्रिय कर देते थे और फिर हस्तक्षेप करते थे। विकिर को एहसास हुआ कि वे बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए उसने पूछा कि क्या उन्होंने पहले कभी अभ्यास किया है। मुस्कुराते हुए मिडलबोरो ने स्वीकार किया कि जब विकिर परिवार के घर से दूर था, तो उन्होंने परिवार के प्रशिक्षण केंद्र में कई बार अभ्यास किया था। विकिर की आंखें उत्साह और एक दयालु मुस्कान से चौड़ी हो गईं। उसने इसे तीनों के हाथों में छोड़ने का फैसला किया। उन्हें जितना चाहें उतना बेतहाशा भागना चाहिए, ताकि विकिर को हिलना न पड़े। यह आदेश सुनकर तीनों बच्चे अपनी मुट्ठी बंद करने और हमारे लड़के के लिए प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक उत्साहित मुस्कान के साथ उन्होंने दृढ़ता से उसकी रक्षा करने की कसम खाई। यह मास्टर द्वारा दिया गया पहला मिशन था, इसलिए उन्हें इसे अच्छी तरह से करना था। जब वे बात कर रहे थे, ट्यूडर और अन्य क्षेत्र में पहुंचे। उसने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और विकिर का ध्यान आकर्षित किया। हमारा लड़का अपनी मदहोशी से बाहर आया और उनकी ओर मुड़ा, एक दयालु मुस्कान के साथ। पिग्गी ने हमारे लड़के को बधाई देना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ सांचो, जिसने अपनी बाहों को पार किया था, एक हंसमुख मुस्कान दिखाने लगा। ट्यूडर ने अपने सिर को अपने हाथ से छूना शुरू कर दिया और एक घबराए हुए भाव के साथ उसे एहसास हुआ कि विकिर ने परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी की थी। वह हमारे लड़के के पास गया,
उसके मुंह के पास अपना हाथ रखा और शांत निगाहों से समझाया कि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि विक्टर खुद को बास्करविले के तीनों बच्चों के साथ जोड़ेगा। उसने पूछा कि क्या वह वाकई ठीक है। ये सुनकर तीनों बच्चे गुस्से में आ गए और माहौल में तनाव पैदा हो गया। विक्टर ने अपना संयम नहीं खोया और जवाब दिया कि उसने एक साथ मिलकर एक समूह बनाया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, बल्कि इसलिए कि यह वास्तव में एक पूर्व समझौता था। ट्यूडर की आंखें भ्रम और चिंता से भर गईं। उसने पूछा कि क्या ये सच है। विक्टर ने उसकी आंखों में भी नहीं देखा और जवाब दिया कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने राक्षसों के बारे में और जानने के लिए उससे मदद मांगी थी। ट्यूडर को लगा कि वे विक्टर को डरा रहे हैं, लेकिन उसने इस विचार का खंडन करते हुए कहा कि वह ठीक है। पिग्गी का ध्यान आकाश पर था क्योंकि आभासी जादुई अवरोध गायब हो गया था, जिससे वह कुछ हद तक हैरान रह गया। स्टेडियम में मिट्टी की चींटियों की लाशें थीं, और बीच में 3 छात्र थे जो कुछ हद तक घायल और थके हुए थे। वे प्रथम वर्ष की टीम 68 थे। स्टेडियम में आने के लिए प्रथम वर्ष की टीम 69 की बारी थी। ग्रानविले के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब उनकी टीम की बारी थी। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ वह स्टेडियम की ओर चलने लगा और ये दिखाने का फैसला किया कि वे क्या करने में सक्षम हैं। दोनों व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वह उत्साहित थी। जैसे ही वे स्टेडियम में दाखिल हुए, भयंकर मिट्टी की चींटियां दिखाई दीं और दहाड़ने लगीं। आभासी जादू अवरोध सक्रिय हो गया, जिससे चींटियां ग्रानविले की टीम पर हमला करने लगीं। उसने अपनी शक्ति सक्रिय की, जिससे एक जादुई चक्र दिखाई दिया जो जहरीली गैस छोड़ने लगा। ये देखकर कि चींटियां हमला करने के लिए तैयार थीं, वह सतर्क होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने पलटकर सिंक्लेयर से पूछा कि क्या वह तैयार है। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया, जिससे उसके पीछे एक जादुई चक्र दिखाई दिया। सिंक्लेयर ने अपनी आंखें खोलीं और एक गंभीर भाव के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। जादुई चक्र ने ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी जो उसके सामने केंद्रित होने लगी। चमक तीव्र हो गई और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह दुनिया को दिखाना चाहती थी कि वह क्या करने में सक्षम है। कई चींटियां उस पर टूट पड़ीं, लेकिन तभी उसने जमीन पर जोर से पैर पटककर जवाबी हमला किया, जिससे चींटियों के शरीर पीछे की ओर उछल गए। ये देखकर दर्शक पागल हो गए और सभी ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति ने विक्टर का भी ध्यान खींचा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नज़र उस पर टिकी रही। मुकाबला भयंकर था, इसलिए उसने एक और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गई। उसके पहले स्थान पर होने का एक कारण था, उस स्तर के कौशल के साथ वह भविष्य में एक प्रसिद्ध जादूगरनी बन जाती। हालांकि विनाश के युग में उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। थोड़ी देर बाद पहले वर्ष की टीम 69 की परीक्षा समाप्त हो गई और आभासी जादू की बाधा ग्रेनुएल थी, जिसके हाथ उसके कूल्हों पर थे और जिसके आदमी थक चुके थे। सिंक्लेयर जमीन पर पड़ी थी और उसके कपड़ों पर खरोंचें थीं। उसने अपने माथे से पसीना पोंछना शुरू कर दिया, क्योंकि परीक्षा कठिन थी। परिणामों के अनुसार उन्होंने 19 मिनट और 55 सेकंड के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जो प्रथम वर्ष के छात्रों में सबसे अधिक समय था। ये देखकर ट्यूडर अपनी मुट्ठी बंद करने और निराश होने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। वह ये देखकर क्रोधित था कि कमीने ग्रेनुएल ने एक नया प्रथम वर्ष का रिकॉर्ड हासिल किया था। कुछ हद तक आश्चर्यचकित होने के बावजूद सांचो और पिग्गी बिना कुछ कहे चुपचाप देखते रहे। उस पल ट्यूडर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। ये ग्रेनुएल था, जबकि उसका एक हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ था। उसने दूसरे हाथ की उंगली से ट्यूडर की ओर इशारा किया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा कि वह उसे नग्न दौड़ते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसके हाव भाव देखकर
ट्यूडर, सांचो और पिग्गी क्रोधित होने और अपने दांत कसने से खुद को रोक नहीं सके। उनकी आंखें क्रोध से भरी थीं और उन्होंने उसके खिलाफ न हारने की कसम खाई। उसी समय सफ़ेद जूते पहने हुए कोई व्यक्ति स्टेडियम में उतरा। ये टीम 108 थी, विकर की टीम। जबकि हमारा लड़का शांति से चल रहा था, तीनों बच्चे आगे बढ़े, अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। तीनों उत्साहित थे क्योंकि उनके मालिक ने उन्हें एक मिशन सौंपा था। जब विकर स्टेडियम में दाखिल हुआ तो भीड़ में शामिल ट्यूडर ने अपने हाथ उसके मुंह के पास रखे और मुस्कुराते हुए उसका उत्साहवर्धन करने लगा। इस बीच दूसरी तरफ पिग्गी ने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें उस पर भरोसा है। हमारा लड़का बस बिना ध्यान दिए चलता रहा। वह इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तीनों बच्चे गंभीर हो गए और दृढ़ संकल्प से भर गए, क्योंकि वे विकर के लिए पहला स्थान लेना चाहते थे। मिट्टी की चींटियां गुफा से निकलीं। उनकी तीखी निगाहें विकर और अन्य लोगों पर टिकी थीं। बियांका, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, कुछ उलझन में थी। उसने विकर को देखना शुरू किया और पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पिग्गी का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से भरी हुई थीं क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। विकार के शरीर के चारों ओर एक ढाल दिखाई दी। शांत भाव से उसने धनुष खींचा और एक तीर पकड़ा। बियांका को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह धनुष का उपयोग करने जा रहा था। पिग्गी ने बताया कि विकार ने बर्फ के कोर में धनुष को अपने मुख्य हथियार के रूप में पंजीकृत किया था। चींटियां हमला करने के लिए तैयार हो गईं, और ये देखकर विकार ने भी धनुष चलाने की तैयारी कर ली। बियांका और अन्य लोग देखना चाहते थे कि वह धनुष को कितनी अच्छी तरह से संभालता है। पलक झपकते ही हमारे लड़के ने राक्षसों पर तीरों की बौछार कर दी। बियांका अवाक रह गई। पिग्गी का मुंह खुला हुआ था और वह इस बात से हैरान थी कि वह कितना तेज था। बियांका की आंखें डर से भर गईं और उसका ध्यान विकार पर केंद्रित हो गया। उसे नहीं पता था कि वह तेज रफ्तार क्या थी। हाइबोरो, मिडलबोरो और लोबोरो ने अपनी तलवारें खींचीं और चींटियों से लड़ने लगे। विकार उनके पीछे था, तीर चला रहा था। हालांकि वह तेज था, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर थी और उसमें सटीकता की भी कमी थी क्योंकि एक बार तीर चींटियों तक पहुंच गया तो उनकी गति बहुत कम हो गई। विकर ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन उस पल उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह कई सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं क्योंकि वह चुपचाप सोचने लगा। तीर की नोक चमकने लगी और कुछ ही देर बाद विकर ने अपना शक्तिशाली मन छोड़ा और उसे तीर की नोक पर लपेट दिया। वह जानता था कि वह बुरा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए उसने फिर से हमला किया और मन का तीर एक चींटी पर लगा, जिससे उसका शरीर टुकड़ों में नष्ट हो गया। हाइबोरो विकर के सामने खड़ा था और चींटियों के हमलों से उसे बचाने के लिए गंभीर भाव से तैयार था। विकर जमीन पर नजर गड़ाए हुए था। अगर वह अपनी क्षमताओं को नहीं छिपाता तो यह एक उपद्रव होने वाला था, लेकिन अपनी क्षमताओं को न दिखा पाना उसके लिए असहज था। उसे याद आने लगा कि जनजाति के उसके दोस्त ने उसे क्या बताया था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से भरी निगाहों से वादा किया कि अगर विकर कहीं गया और उसने अपना सब कुछ नहीं दिया तो वह उसे नहीं जाने देगी। उसकी आंखें खुशी से भर गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना वादा न निभा पाने के लिए माफी मांगी। छोटी मकड़ी उसके कपड़ों से बाहर निकली और कोमल भाव दिखाने लगी। विकर का ध्यान उस पर केंद्रित था। दृढ़ निश्चय के साथ मुस्कान देखकर उसने तय किया कि उसे अभिनय करने देना चाहिए। मिट्टी की चींटियों की लाश जहरीली गैस छोड़ने लगी। छोटी मकड़ी विकर के कंधे से उतरी और जमीन पर उछलने लगी। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। वह भोजन देखकर खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने जहर को अवशोषित करना शुरू कर दिया। विकर ने उसकी ओर पीठ कर ली और चुपचाप देखने लगा। उसने सुना था कि जहर चींटियों से आता है।
उसने मान लिया कि यह जगह बेबी मकड़ी के लिए बुफे से अलग नहीं है, इसलिए उसने परीक्षा खत्म होने तक उसे मौज मस्ती करने देने का फैसला किया। कई मिनट बीत गए और आभासी जादू की बाधा गायब नहीं हुई और विकर और अन्य लोग लड़ते रहे। कुछ समय बाद टीम 108 की परीक्षा समाप्त हो गई। हाईबोरो, मिडलबोरो और लोबोरो थकावट के कारण जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, जबकि दूसरी तरफ विकर खड़ा था और बिल्कुल भी थका नहीं था। वे 19 मिनट और 50 सेकंड तक टिके रहे और प्रथम वर्ष के छात्रों में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ग्रैनुएल के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। वह पागलों की तरह हंसने लगा क्योंकि कोई भी उसकी टीम के रिकॉर्ड को नहीं हरा सकता था। वह और उसके दोस्त हंसने लगे, अपनी उंगली से विकार की ओर इशारा करते हुए। उसने कहा कि कोई भी आम आदमी उसे हरा नहीं सकता, ये बताते हुए कि उनके बीच रैंक में यही अंतर था। सिंक्लेयर, जिसने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, एक जबरदस्ती मुस्कुराहट दिखाने लगी, ये सोचकर कि फ्रेज किसी तीसरे दर्जे के खलनायक की तरह लग रहा था। अपमान से ग्रस्त हाईबोरो, मिडलबोरो और लोबोरो खड़े हो गए और अपनी तलवारें अपनी गर्दन पर रख लीं। वे दुखी थे और उन्होंने सोचा कि विकार को पहला स्थान न देने का अपराध सिर काटना था। हालांकि विकार, जो कुछ हद तक भ्रमित था, ने पलटकर उन्हें रुकने का आदेश दिया क्योंकि दूसरा स्थान भी बहुत ऊंचा था। स्टेडियम में प्रवेश करने की बारी टीम नंबर 109 की थी। दरवाजे खुले। पीठ पर कुल्हाड़ी लिए सांचो ने बताया कि विकर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके बगल में बैठे टिगी ने सोचा कि यह जश्न मनाने लायक उपलब्धि है। ट्यूडर ने स्टेडियम में प्रवेश करने की तैयारी की। टीम स्टेडियम में दाखिल हुई। बियांका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगी। इतने सारे लोगों को देखकर टिगी घबरा गई, जबकि दूसरी तरफ सांचो ने शांत मुस्कान दिखाना शुरू कर दिया। ट्यूडर की आंखें भावनाओं से भर गईं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, ताकि वह ग्रैनुल को हरा सके, जिसने 19 मिनट और 55 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। उन्हें बेहतर समय हासिल करना था। एक मिट्टी की चींटी ने अपना मुंह खोला और उन पर झपट्टा मारा, लेकिन ट्यूडर ने भाला निकाला और राक्षस के सिर पर हमला किया। बिना ज्यादा प्रयास के उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। बियांका ने अपना धनुष निकाला और दूर से हमला करना शुरू कर दिया। टिगी कप्तान था और आदेश दे रहा था। ट्यूडर, जो भाला चलाता था, बचाव में था, और सांचो, जो टैंक था, अपनी कुल्हाड़ी से राक्षसों का नरसंहार करते हुए सामने खड़ा था। विकर ने निरीक्षण करना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ट्यूडर और सांचो राक्षसों के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे थे। बियांका पीछे से धनुष से हमला कर रही थी और टिगी अपनी उंगली से राक्षसों की ओर इशारा कर रहा था। वह एक लेफ्टिनेंट था जो सभी स्थितियों का अवलोकन करता था और निर्देश देता था। हमारे लड़के ने अपनी बाहें पार की और महसूस किया कि उनकी अच्छी टीम वर्क को देखते हुए उन्होंने बहुत तैयारी की थी और उसे विश्वास था कि वे प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। विकर ने अपने हाथ से अपनी गर्दन को छूना शुरू कर दिया क्योंकि उसे खालीपन का एहसास हुआ। उसने अपना हाथ कॉलर पर रखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन सतर्क हो गया। उसकी आंखें डर से भर गईं जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य और घबराहट में चौड़ी हो गईं। उसके सामने चींटियों में से एक की लाश थी। उसका ध्यान लाश पर गया और थोड़ा ध्यान से देखने पर उसने देखा कि राक्षस के सिर के ऊपर कुछ छोटा सा था। ये छोटी मकड़ी थी। उसने अपना मुंह खोला और लाश से जहर सोखना शुरू कर दिया। वह खुश थी और उसकी आंखें उत्साह और खुशी से चमक रही थीं। हमारे लड़के को नहीं पता था कि वह स्टेडियम में क्या कर रही थी। यह वीडियो का अंत है। छोटी मकड़ी चींटी की लाश से उतरी, अपना मुंह खोला और उस जानवर की लाश से निकलने वाली सारी जहरीली गैस को अंदर लेना शुरू कर दिया। यह देखकर विकर की आंखें क्रोध और चिंता से भर गईं, जिससे वह अपने दांतों को कसकर भींचने लगा और तनाव में आ गया।
वह गुस्से में था क्योंकि उसे याद था कि परीक्षा खत्म होने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी मकड़ी जहर खाने और भागने की इच्छा का विरोध नहीं कर पाएगी। छोटी मकड़ी के पीछे उसकी पुरानी त्वचा थी। उसने अपना मुंह खोला और भूखी निगाहों से उस जगह का सारा जहर निगलना शुरू कर दिया। यह देखकर कि उसने इतने कम समय में अपनी त्वचा उतार दी थी, यह पता चला कि उसकी वृद्धि की गति असाधारण थी, जो कि आम बात थी, क्योंकि आखिरकार वह मैडम की बच्ची थी। स्टेडियम के चारों ओर एक आभासी अवरोध दिखाई दिया और ट्यूडर की टीम चींटियों से लड़ने लगी। अब वे चारों तरफ से घिर गए थे। विकर बिना कुछ किए देखने लगा, यह जानते हुए कि अब बच्चे मकड़ी के साथ कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वे परीक्षा के बीच में थे। ट्यूडर ने भाले को कसकर पकड़ लिया, जिससे एक शक्तिशाली नीले रंग का मन प्रकट हुआ। अब हमारा लड़का केवल यही कर सकता था कि परीक्षा समाप्त होने का इंतजार करे ताकि समस्याएं पैदा न हों। एक चींटी ने ट्यूडर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा और दृढ़ निश्चय के साथ जानवर पर हमला किया। उसके शरीर को टुकड़ों में इस तरह छेद दिया जैसे कि वह एक गुब्बारा हो। जब जानवर के शरीर के टुकड़े जमीन पर गिर रहे थे, ट्यूडर ने भाले को अपने कंधे पर टिकाया और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाने लगा। बियांका, जो उसके पीछे थी, ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक भ्रमित और कुछ हद तक परेशान भाव के साथ उल्लेख किया कि ट्यूडर ऊर्जा बर्बाद कर रहा था जिसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सवाल करते हुए कि क्या चींटियों को टुकड़ों में काटना वास्तव में आवश्यक था। बियांका की चिढ़ने वाली आवाज सुनकर ट्यूडर की मुस्कान गायब हो गई। वह गुस्से से उसे घूरने लगा और अपने दांत भींचने लगा। उसे लगा कि वह बहुत परेशान करने वाली है। एक आत्मविश्वास भरी निगाह से बियांका ने धनुष चलाने की तैयारी की और एक घमंडी मुस्कान के साथ बताया कि ट्यूडर खुद को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे दिखाने का फैसला किया कि चीजें कैसे की जाती हैं। जब वे बात कर रहे थे, तो एक चींटी उनकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी बियांका ने मैना छोड़ना शुरू कर दिया और मैना से भरपूर एक शक्तिशाली तीर को बहुत तेजी से जानवर की ओर छोड़ा। उसका तीर हवा में ऐसे चीरता हुआ जा रहा था जैसे कि वह कोई लड़ाकू विमान हो। बेचारी चींटी के प्रतिक्रिया करने से ठीक पहले पलक झपकते ही तीर उसके सिर में जा लगा, जिससे वह दर्द से चीखने लगी। यह देखकर ट्यूडर ने चुपचाप खड़े रहने का फैसला किया। वह चींटियों की ओर भागने लगा, पीछे मुड़ा और एक प्रतिस्पर्धी मुस्कान के साथ समझाया कि यद्यपि वह अच्छा कर रही थी, लेकिन वह हार नहीं सकता। बियांका की आंखें उत्साह से भर गईं। उसने एक और तीर चलाने की तैयारी की और एक मुस्कान के साथ उससे कहा कि वह उसकी गति के साथ बने रहने की कोशिश करे। विशाल कुल्हाड़ी का उपयोग करते हुए सांचो ने एक चींटी के सिर को आधा काट दिया। माहौल कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी हो गया। ट्यूडर, बियांका और पिग्गी चींटियों के खिलाफ लड़ने लगे। सांचो, जो उसके सामने था, मुड़ा और उसका दिमाग भ्रम से भर गया। उसे नहीं पता था कि वे दोनों वास्तव में साथ हैं या नहीं। पिग्गी ने एक कदम आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा और एक गंभीर भाव के साथ प्रकट किया कि पंक्तियां अव्यवस्थित थीं। सभी को एक पल के लिए रुकने के लिए कहा ताकि वे फिर से संगठित हो सकें। अब क्षेत्र में बहुत सारी लाशें थीं और जहर हवा के माध्यम से अधिक फैल रहा था। सभी ने आदेश सुना और पिग्गी पर ध्यान देने के लिए हमला करना बंद कर दिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बियांका से कहा कि उसे मारने की जरूरत नहीं है। उसका मानना था कि उसके लिए जितना संभव हो सके आगे के पैरों के जोड़ों पर निशाना लगाना बेहतर होगा।
उसने ट्यूडर की गलती की ओर भी इशारा किया, यह उल्लेख करते हुए कि जब चींटियों की कतारें टूट जाती हैं तो हमला करना प्रभावी होता है। उसने सांचो को यह भी सलाह दी कि केंद्र में अवरोध डालने के बजाय उसे थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने पिग्गी के आदेशों का पालन करने का फैसला किया और उसके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। ट्यूडर मुस्कुराने लगा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि पिग्गी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक थी। उसके बगल में दौड़ रहा सांचो भी एक हंसमुख मुस्कान दिखाने लगा, यह समझाते हुए कि पिग्गी आखिरकार एक योद्धा थी। इन प्रशंसाओं को महसूस करते हुए नन्हा पिग्गी कुछ हद तक शर्मिंदा और खुश महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एक नर्वस भाव के साथ उसने समझाया कि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसका शोध इसके लायक था। सांचो की आंखें भावनाओं से भर गईं। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और जानवरों पर हमला कर दिया। एक चींटी ने अचानक हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ ट्यूडर ने भाले का उपयोग करके हमले को रोक दिया। पिग्गी, जो उसके पीछे था, ने अपना हाथ बढ़ाया और जानवरों की कमजोरियों की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ बियांका ने अपने धनुष से चींटियों के जोड़ों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि यह टीम एक नया रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कुछ मिनट बीत गए और अब जमीन पर और भी अधिक मिट्टी की चींटियों की लाशें थीं और जहरीली गैस हवा में फैल रही थी। टीम नंबर 109 की परीक्षा समाप्त हो गई। वे 19 मिनट और 55 सेकंड तक टिके रहे और प्रथम वर्ष के छात्रों के बीच पहले स्थान पर रहे। जब पिग्गी थककर जमीन पर बैठी थी, ट्यूडर अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए था और कुछ हद तक थका हुआ था, जबकि दूसरी तरफ सांचो और बियांका खड़े थे और उनमें सबसे अधिक शारीरिक सहनशक्ति थी। दर्शकों में से एक ग्रैनुल ने अपनी मुट्ठी और दांत कस लिए और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ट्यूडर की टीम ने उनके बराबर समय तक टिके रहने में सफलता पाई है। उसके दोस्त सदमे में थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे इतना कुछ सहने में सफल रहे। अवसाद से ग्रस्त बियांका ने सभी की ओर पीठ फेर ली, बैठ गई और खोई हुई निगाहों से पहले स्थान पर बराबरी करने के लिए विलाप करने लगी। पिग्गी, जो भारी सांस ले रही थी और थकी हुई थी, कुछ हद तक क्रोधित महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि अगर वे एक सेकंड और टिके होते तो वे पहले स्थान पर होते। ट्यूडर, जो अपने हाथ से अपनी ठोड़ी से पसीना पोंछ रहा था, खड़ा हो गया और चिंतित होने लगा क्योंकि उसे पता था कि अब उसे नंगा भागना पड़ेगा। निराश भाव के साथ बियांका ने एचपी शील्ड को छूना शुरू कर दिया। तथ्य यह है कि उसका एचपी शून्य हो गया था। इसका मतलब था कि अगर यह एक वास्तविक लड़ाई होती तो वह पहले ही मर चुकी होती। सांचो ट्यूडर की ओर मुड़ा और एक उत्साहित मुस्कान के साथ एक दिन योद्धा बनने की कसम खाई जो राष्ट्रपति डॉलर्स की तरह 1 घंटे तक टिक सकता है। यह सुनकर ट्यूडर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने फैसला किया कि अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। दर्शकों के बीच बैठी डॉलर्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं और उन्हें गर्व महसूस हुआ। हालांकि वे उसके जूनियर थे, लेकिन वे सभी अविश्वसनीय थे। उसे नहीं पता था कि भविष्य में वे कैसे आगे बढ़ेंगे। परीक्षा का पहला चरण समाप्त हो गया और ये राक्षस केवल प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए थे। चरण 2 शुरू हुआ और अब से ये राक्षस केवल दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए थे। डॉलर्स की आंखें उसके सामने जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखकर आश्चर्य से भर गईं। गुफा से मिट्टी की चींटियों का एक झुंड निकलना शुरू हो गया, जो पिछले वाले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। हमारे लड़के का ध्यान चींटियों पर केंद्रित था और उसकी आंखें डर से भर गई थीं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है।
ग्रानविले ने भी अपने दांत भींच लिए और डर से बच नहीं सका। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब ट्यूडर की टीम स्टेडियम छोड़ने वाली थी, तो चींटियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। वे घबराए बिना नहीं रह सके। यह नहीं जानते थे कि अगर परीक्षा समाप्त हो गई थी तो चींटियां वापस क्यों आ रही थीं। उनकी निगाहें चींटियों पर टिकी थीं। वे तनाव में थे और डर से बच नहीं सकते थे। और भले ही ट्यूडर को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, उसने दूसरों से सावधान रहने को कहा, क्योंकि अब से उन्हें जो भी चोटें लगेंगी वे असली होंगी। सांचों ने अपने दांत भींच लिए, यह जानते हुए कि अगर चींटियां हमला करेंगी तो वे मर जाएंगे। शक्तिशाली मिट्टी की चींटियां उठीं और हमला करने के लिए तैयार हो गईं। सांचो और ट्यूडर ने अपने हथियार निकाले, रक्षात्मक रुख अपनाया और लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनके पास अकादमी के जवाब देने तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहर में कहीं जादुई नियंत्रण कक्ष था। अंदर मौजूद सभी कर्मचारी घबराए हुए थे। वे स्टेडियम में होने वाली हर चीज की निगरानी और नियंत्रण कर रहे थे। छात्रों के एचपी पॉइंट 0 पर थे, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। वे पहले साल के छात्र थे और कोई नहीं जानता था कि चरण 2 क्यों सक्रिय किया गया था। भले ही उन्होंने छात्रों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया हो, लेकिन मजबूत जीवन प्रतिक्रिया बनी रहेगी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोई त्रुटि हुई है। टैबलेट पकड़े हुए एक व्यक्ति ने बताया कि अगर सूट के एचपी पॉइंट 0 पर पहुंच जाते हैं तो यह सामान्य होना चाहिए, अगर कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं होती है। हालांकि डेटा से पता चला कि एक ऐसा प्राणी है जो महत्वपूर्ण शक्ति से भरा हुआ है और लड़ाई लड़ने में सक्षम है। मूंछ वाले व्यक्ति का ध्यान टैबलेट पर टिका हुआ था और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। तभी डॉलर्स दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और चिंतित नजर से बताया कि परीक्षा में कोई समस्या है। यह सुनकर सभी ने मुंह फेर लिया और उनका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसने उनसे कहा कि कृपया जितनी जल्दी हो सके अंदर मौजूद छात्रों को बचा लें। शिक्षकों के शरीर कांपने लगे। वे चुप रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहें या क्या करें। सभी ने अंदर की ओर देखा। लंबे बालों वाले शिक्षक ने उनकी ओर रुख किया और एक गंभीर नजर से समझाया कि वे केवल एक पैटर्न प्रबंधन विभाग हैं और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं की जांच करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। डॉलर्स सदमे में था, समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। शिक्षक आपस में बात करने लगे। उनमें से एक ने बताया कि जादू के घेरे का कोड लिखने और हल करने की तुलना में गोलेम को रोकना ज्यादा तेज होगा। दूसरे शिक्षक ने सोचा कि वह सही था, क्योंकि इस साल से गोलेम का निर्माण और आंदोलन स्वचालित हो गया है। अनिश्चित नजर से उस आदमी ने बताया कि इससे संबंधित जादू के घेरे का कोड भी जादू के पत्थर से जुड़ा हुआ था और ऊपर से अनुमति की आवश्यकता थी। लाल रंग से इसे नष्ट करना। इसके अलावा भले ही वे जादू के घेरे को नष्ट कर दें, फिर भी जादू की दीवार से निपटना बाकी रह जाएगा और जादू की दीवार को नष्ट करने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होगी। यह सुनकर डॉलर्स की आंखें भय और निराशा से भर गईं, यह सोचकर कि ट्यूडर और अन्य लोग मरने वाले हैं। शिक्षकों को पता था कि भले ही उनके पास जादू की दीवार की चाबी हो, लेकिन केवल एक चाबी से इसे नष्ट करना असंभव था। वह अपने दांतों को कसकर बंद करने और हताश महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। मदर सैटी, जिसके पास भी चाबी थी, ने कहा था कि वह बाथरूम जा रही थी और उनका संपर्क टूट गया था। विकर स्टेडियम की एक खिड़की पर बैठा था, छोटी मकड़ी और अन्य लोगों के बारे में चिंतित था। वह शांत रहा और एक शांत भाव के साथ सोचने लगा कि क्या जादुई उपकरण में कोई त्रुटि थी। जब उसने परीक्षण किया था तो कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं पाई गई थी।
उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि शिशु मकड़ी जहर खाने के बाद बड़ी हुई है और जादुई पत्थर के जीवन का पता लगाने से उस पर असर पड़ा है। उसका ध्यान जादुई अवरोध पर केंद्रित हो गया। उसने ध्यान से देखना शुरू किया और सोचा कि यह कोई गलती होगी। उसने देखा कि कोहरा बढ़ने लगा था। अगर वह जल्दी नहीं करता तो किसी को चोट लग सकती थी। फिर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। जादुई अवरोध के बगल में कुछ नलियां थीं, उसका ध्यान उन पर केंद्रित था। वे हवा के संचार के लिए बनाए गए छेद थे। प्रवेश द्वार छोटा था, लेकिन हमारे लड़के को अंदर जाने की कोशिश करनी पड़ी। सिंक्लेयर ने पलटकर देखा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस किया। सभी छात्र आपस में स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। उसने अपनी उंगली से अपने गाल को छूना शुरू कर दिया और उसका मन उलझन से भर गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि किसी ने उनकी टीम को हरा दिया है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उस समय 4 पैरों वाला कोई व्यक्ति दौड़ने लगा, कूद गया और उसके बगल से निकल गया। सिनक्लेयर एक तरफ हट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और चीखने लगी। वह घबरा गई और उसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। प्रभाव के कारण वह जमीन पर गिर गई। दूसरों का ध्यान छोटे जानवर पर था। हर कोई कुछ हद तक हैरान और सदमे में था। सिनक्लेयर ने पीछे मुड़कर देखा और एक छोटे कुत्ते को अपने मुंह में कुछ पैंट के साथ भागते देखा। भ्रमित निगाहों से वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी कि यह छोटा कुत्ता कहाँ से आया है। जादुई नियंत्रण कक्ष में किसी ने जादुई पत्थर पर जोर से प्रहार किया। यह देखकर शिक्षक सदमे में आ गए और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह डॉलर्स था। उसने तलवार निकाली और जादुई पत्थर पर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया, उसे तोड़ने की बेताब कोशिश में। इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, प्रोफेसरों ने उसकी बाहों को पकड़ लिया। चिंतित भाव से उनमें से एक ने उससे पूछा कि वह क्या कर रही है। दूसरे ने बताया कि जादुई पत्थर बहुत प्राचीन, अत्यंत दुर्लभ और महंगा था। लूरिस की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उन्हें जादुई ऊर्जा की आपूर्ति को काटना था और छात्रों को बचाना था। अगर उसने जादुई पत्थर को तोड़ दिया तो न केवल उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, बल्कि क्वावाडिस परिवार को भी मुआवजा देना होगा। वह जादुई पत्थर को ध्यान से देखने लगी, अपने दांतों को कस कर भींच लिया और ट्यूडर और बाकी सभी को उसे थामे रखने के लिए कहा क्योंकि किसी तरह वह उनकी मदद करने जा रही थी। स्टेडियम के अंदर एक मिट्टी की चींटी ने बेचारे पिग्गी पर हमला किया, जो घबरा गया। इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर पाता, जानवर ने हमला कर दिया, जिससे पिग्गी ने अपना मुंह खोला और बेहोश हो गया। उसका शरीर कई मीटर पीछे गिरा, जमीन पर जोर से टकराया। ट्यूडर और बियांका पलटे और घबरा गए और उसके बारे में चिंता करने लगे, यह नहीं जानते हुए कि वह ठीक है या नहीं। वह बेहोश हो गया और जहरीली गैस उसके शरीर के पास पहुंचने लगी। हताश होकर ट्यूडर और बाकी लोग उसे उठने के लिए कहने लगे। उन्होंने पिग्गी की मदद करने का फैसला किया, लेकिन तभी एक बड़ी चींटी दिखाई दी। सबका ध्यान उस पर था। सांचो और बियांका डरे बिना नहीं रह सके, जबकि दूसरी तरफ ट्यूडर दृढ़ था और उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमकने लगीं। वह अभी तक हीरो नहीं बना था और व्यर्थ में मरना नहीं चाहता था। बड़ी चींटी ने उन्हें जानलेवा निगाहों से घूरना शुरू कर दिया और जहरीली दवाएं छोड़ने लगी। ट्यूडर और बाकी लोग डर से स्तब्ध हो गए, हिलने में असमर्थ हो गए। सांचो और ट्यूडर पर एक जानवर ने हमला कर दिया। यह देखकर बियांका घबरा गई, उसकी आंखें आंसू और डर से भर गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इस तरह खत्म होने वाली है।
चींटी ने उस पर हमला करने और उसे खत्म करने की तैयारी कर ली। बियांका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दांत भींच लिए, क्रूर नियति का सामना करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय जहरीली गैस से चमकती आंखों वाला कोई व्यक्ति बाहर निकलने लगा और जानवर के हमला करने से ठीक पहले किसी ने जोर से वार किया, जिससे उसका सिर टुकड़ों में बिखर गया। हमला इतना शक्तिशाली था कि जानवर का शरीर बहुत तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। कई सेकंड बीत गए और यह देखकर कि कुछ भी नहीं हुआ था, बियांका ने अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी, यह नहीं जानते हुए कि क्या वह जीवित है या नहीं, स्वर्ग में या नहीं। जहरीली गैस ने असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसे चक्कर आने लगा। वह जमीन पर गिर गई और आखिरी चीज जो उसने देखी वह हमारा लड़का उसके सामने खड़ा था। विकर की आंखें चमकने लगीं और उसकी निगाहें जानवरों पर टिक गईं। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक शक्तिशाली लाल मन छोड़ना शुरू कर दिया। बियांका को आराम करने के लिए कहा, क्योंकि वह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें कुछ भी न हो। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।